Hello everyone. So we are going to start now with the valuation rules. Okay. So first we are going to begin with valuation of imported goods. ठीक है, जो भी अपन import कर रहे हैं उसका valuation कैसे करना है as per customs valuation rules. This we are going to learn. Okay. इसका क्या नाम है? Customs valuation determination of value of imported goods rules 2007. ये उसका नाम है. ठीक है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं नाम. क्लियर? चलो, अब रूल्स जो है उसमें सबसे पहला रूल, नेचर ऑफ रूल्स बताता है वो कि ये रूल का नाम क्या होगा एंड ये कब से इफेक्टिव होंगे. सो दिस रूल्स वुड बी कॉल्ड एज कस्टम्स वैल्यूएशन रूल 2007 एंड वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट. ऐसा लिखा होता है इसमें. तो जब भी आपको वैल्यूएशन का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तब आपको सेक्शन नंबर 14 का रेफरेंस देना है. along with that you have to provide the reference of rule number 3 and rule number 10. ये नॉर्मल क्वेश्चन के रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 10. ठीक है, रूल नंबर 3 इज ट्रांजैक्शन वैल्यू. Rule number, sorry, section number 14 is transaction value. Rule number 10 is additions in transaction value. ठीक है, सो नॉर्मली क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एरिया से आता है. एंड अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चन आता है तो रूल 4 5 जो भी होगा वो हम देखेंगे अभी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अभी. सेकेंड रूल इज फॉर डेफिनेशंस. सेकेंड रूल इज फॉर डेफिनेशंस. In these rules, unless context otherwise requires, goods of same class or kind. मतलब गुड्स ऑफ सेम क्लास और काइंड क्या होता है पहले वो समझते हैं. मींस इंपोर्टेड गुड्स दैट आर within a group or range of imported goods produced by particular industry or industrial sector and includes identical or similar goods. मतलब same like goods. For example, I am importing steel bucket. ठीक है, अब स्टील बकेट का कोई कंपैरिजन प्लास्टिक बकेट के साथ नहीं हो सकता है. इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि दिस टू आर नॉट द गुड्स ऑफ सेम क्लास और काइंड. स्टील का एक अलग क्लास है, प्लास्टिक का एक अलग क्लास है. पर स्टील के बकेट में अगर मैं कहूँ कि ये है से डायामीटर 30 इंच एग्जाम्पल, एंड दूसरा आता है स्टील बकेट ऑफ 50 इंच. ठीक है, सो दिस बोथ गुड्स आर टू बी ट्रीटेड एज गुड्स ऑफ सेम क्लास और सेम काइंड. मतलब एक जैसे गुड्स है, एक एक ही सेक्टर के गुड्स है, एक ही कंपनी इसको बनाती होगी. ठीक है, सो इसको हम कहेंगे सेम क्लास के गुड्स. इज दैट क्लियर? आगे, आइडेंटिकल गुड्स एंड सिमिलर गुड्स, ये दोनों का सेपरेट रूल्स हैं, उधर ही हम लोग देखेंगे, अभी नहीं देखना है. आगे बढ़ते हुए रिलेटेड पर्सन. रिलेटेड पर्सन, अब ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सेक्शन 14 में अपन ने एक चीज देखी थी कि इफ पार्टीज आर अनरिलेटेड and price is the sole consideration, then the transaction value shall be accepted. ठीक है, और कहाँ का एक्सेप्ट करना है अपने को? इंटरनेशनल मार्केट का. कौन से प्लेस का? प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का. ठीक है, समझ में आई बात? सो पार्टीज क्या होनी चाहिए थी? अनरिलेटेड. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन. ठीक है, मतलब इनको छोड़ के बाकी सारे लोग अनरिलेटेड. फर्स्ट वन, दे आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस. मतलब फॉर एग्जांपल, दुबई में ए LLC है एंड इंडिया में बी लिमिटेड है. ठीक है, सो बी लिमिटेड का जो डायरेक्टर है मिस्टर बी, वो ए LLC में भी एक डायरेक्टर है, एंड ए LLC का जो मिस्टर ए है वो भी बी लिमिटेड में डायरेक्टर है. सो यहाँ पर एक दूसरे की एंटिटी में ये लोग डायरेक्टर्स है. सो इन दिस केस ए LLC एंड बी लिमिटेड आर कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी. नेक्स्ट इज दे आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर्स. मतलब इंडिया में पार्टनरशिप फॉर्म है, उसका एक पार्टनर इंडिया के बाहर है, एग्जाम्पल है. तो जो इंडिया के बाहर का जो पार्टनर इंडिया वाले एंटिटी को गुड्स बेचेगा, then it will be called as transaction between related parties. I hope you understand this. Next is they are employee and employer. मतलब मैंने किसी एम्प्लॉय को बाहर भेजा है, बोला कि आप वहां से गुड्स परचेस करो और मुझे भेजो. ठीक है, सो यू हैव व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको गुड्स मुझे भेजना है. सो इन दिस केस द ट्रांजेक्शन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर वुड बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट, any person directly or indirectly owns, controls or holds 5% or more of outstanding voting stock
और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। मतलब ऐसा कोई भी इंसान अगर कोई भी एंटिटी का मोर देन 5% ओन करता हो तो वो दोनों एंटिटी बन जाएंगी रिलेटेड। एग्जाम्पल मान के चलो, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है ए एल एल सी, यहाँ पर है बी लिमिटेड। ठीक है, नाउ मिस्टर ए होल्ड्स मोर देन 5%, सपोजिंगली से 25% इन ए एल एल सी, एंड बी लिमिटेड में भी उनका होल्डिंग है 25%। सो सिंस ए's होल्डिंग is more than 5% in A LLC and B Limited, A LLC and B Limited would be termed as related parties. Clear? आगे, one of them directly or indirectly controls another. अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या वो समझते हैं, एंड कंट्रोल्स का क्या मतलब है वो देखो। कंट्रोल मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उसका है। मान के चलो कि बी लिमिटेड में जो डायरेक्टर्स हैं उनको कौन से डायरेक्टर अपॉइंट करने चाहिए ये ए एल एल सी बताता है। ठीक है, तो यहां पर इट इज कॉल्ड एज ए एल एल सी इज कंट्रोलिंग बी लिमिटेड। ठीक है, अदर वे राउंड ऑफ कंट्रोलिंग हो सकता है, इफ ही इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ मोर देन 50%, then also it would be said that he is controlling Mr. B, sorry, controlling B Limited. Is that clear? तो यहाँ पर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कर रहा है या किसी सब्सिडरी के थ्रू कर रहा है, then also A and B Limited would be considered as related parties. Next, together they directly or indirectly control a third person. अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो A था उसने ए एल एल सी एंड बी लिमिटेड इसमें पैसा लाया था। अभी इसका ऑपोजिट सिनेरियो पकड़ते हैं, ए एल एल सी एंड बी लिमिटेड, इन दोनों ने मिलके एक कंपनी में पैसा डाला है या फिर कंट्रोल करते हैं एक्स वाई को। मान के चलते हैं कि ए एल एल सी के जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब वो रिकमेंडेशन देता है एक्स वाई को कि भाई ये डायरेक्टर्स रखो, ही इज कंट्रोलिंग। बी लिमिटेड बी बोलता है कि ये रखो, ये पॉलिसी डिसीजन इस तरीके से लो। सो बी लिमिटेड एंड ए एल एल सी, they both are controlling a common person. These both entities are controlling common person. So A LLC and B Limited would be termed as related parties. I hope this is clear. Next is they are members of the same family. अगर एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, मतलब मेरा बेटा बाहर है, मैं इधर हूँ, मेरा बेटे ने मुझे गुड्स भेजा, तो यहाँ पर हम दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन 1। द पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन, ऑब्वियसली कोई लिमिटेड कंपनी है वो भी पर्सन के डेफिनेशन में आ जाएगी। नेक्स्ट, a person who are associated in the business of one another, and one is the sole agent or sole distributor or sole concessioner, howsoever described of other shall be deemed to be related for the purpose of these rules if they fall within the criteria of this sub rule। मतलब अगर प्रिंसिपल एजेंट है, इफ प्रिंसिपल इज कंट्रोलिंग एजेंट, ऑब्वियसली प्रिंसिपल कंट्रोल्स एजेंट। ठीक है, जो भी डिसीजन वगैरह होता है वो प्रिंसिपल लेता है। सो ही इज नॉट द इंडिपेंडेंट एजेंट, he is the sole agent, sole distributor कहेंगे, sole concessioner, sole agent, then the principal and agent would be termed as related parties। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डेफिनेशन खत्म हुआ रिलेटेड पार्टी का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 3 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू रूल 12, व्हाट इज रूल 12 देन? रूल 12 इज रिजेक्शन बाय अ प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, इफ ऑफिसर रिजेक्ट्स, ठीक है, देन अपने को रूल 3 नहीं लगाना। सो सब्जेक्ट टू रूल 12, द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू एडजस्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ रूल 10। मतलब सब यहाँ पर 3 रूल्स की बात हुई, कौन से? रूल 12, ये जो रूल चलेगा वो रूल 3 एंड रूल 10। रूल 12 क्या कहता है कि रिजेक्शन ऑफ वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय इंपोर्टर। तो ये लोग क्या कहते हैं कि अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर रूल 3 नहीं लगाना, आपको आगे के रूल्स लगाने सिक्वेंशियली, हम देखेंगे बाद में। सो रूल 3 हैज टू बी अप्लाइड। अब रूल 3 का जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, मतलब रूल 3 का वो क्या कहता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू को एडजस्ट करो। ट्रांजैक्शन वैल्यू कहां से मिली थी हमको? सेक्शन 14 से। सो जो सेक्शन 14 की ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा एज पर रूल 10। सो दिस इज नथिंग बट रूल 3 का डिस्क्रिप्शन। नाउ हम रूल 10 को भी साथ में पढ़ेंगे, जो भी एडिशंस यहाँ पर कर रहे हैं ना,
ये सारे के सारे एडिशंस रूल 10 में स्पेसिफाइड। इज दैट क्लियर? चलो यहां पर देखते हैं अभी। मान के चलो ये दुबई है, दिस इज दुबई, क्लियर? हियर इट इज इंडिया, ठीक है? अब यहां पर दुबई में किसी की फैक्ट्री है, सो इसको हम कहेंगे एक्स फैक्ट्री प्राइस। कल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, एक बार सिर्फ ओवरव्यू कर रहा हूँ। एक्स फैक्ट्री प्राइस, ये दुबई के पोर्ट का प्राइस, दिस इज कॉल्ड एज एफओबी वैल्यू। ओके, अब ये एफओबी वैल्यू जो है उसमें हम करेंगे रूल 10 के एडिशंस। वी आर गोइंग टू ऐड some adjustments as per rule 10 in this FOB value, ठीक है? एंड फिर जो अपने को आंसर आएगा, इट वुड बी कॉल्ड एज कस्टम्स FOB, इट वुड बी कॉल्ड एज कस्टम्स FOB और रिवाइज्ड FOB। सो कस्टम्स FOB मिलने के बाद जो पानी में आपने फ्रेट और इंश्योरेंस इनकर किया है वो यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है? इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सो टोटल वी आर गोइंग टू गेट CIF वैल्यू। सी मतलब कस्टम FOB नहीं, सी मतलब कॉस्ट, सी मतलब कॉस्ट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, टोटल वैल्यू वुड बी CIF वैल्यू, ठीक है? इसके ऊपर CIF वैल्यू को हम बोलते हैं असेसेबल वैल्यू। अब यहां से फिर ड्यूटी कंप्यूटेशन स्टार्ट होगा, ड्यूटी कंप्यूटेशन वुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्लियर? सो अपना ये जो चैप्टर है वैल्यूएशन, उसमें हमको असेसेबल वैल्यू निकालना है, ये सीखना है कैसे निकालते हैं, ये सीखना है। सो FOB वैल्यू मतलब द वैल्यू एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, द वैल्यू एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन मतलब इन आवर केस इट इज दुबई। सो एक्सपोर्ट दुबई से हो रहा है, हम इंडिया में है, सो हम इंपोर्ट करना है, तो दुबई के पोर्ट का जो वैल्यू है वो लेंगे, उसमें रूल 10 का एडिशंस करेंगे। कभी कभार आपको क्वेश्चन में एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया होता है, ठीक है? सो एक्स फैक्ट्री प्राइस में आपको रूल 10 ऐड नहीं करना है, पहले एक्स फैक्ट्री को FOB तक लेके आओ। कैसे लेके आएंगे? एक्स फैक्ट्री में अपने को ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस अप टू, अप टू लोकल पोर्ट, अप टू लोकल पोर्ट, ये ऐड करना पड़ेगा। सिंपल है ना? यहाँ पर फैक्ट्री है, यहाँ पर पोर्ट है, सो यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए जो खर्चा लगा होगा वो एक्स फैक्ट्री में हम ऐड करेंगे, तब जाके हमको FOB वैल्यू मिलेगा। FOB में रूल 10 के एडिशंस करने हैं, तो मिलेगा कस्टम्स FOB, देन कस्टम्स FOB में ऐड करेंगे इंश्योरेंस फ्रेट, वी विल गेट CIF वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू, क्लियर? उसके बाद से तो ड्यूटी कंप्यूटेशन है जो अपन ने टाइप्स ऑफ ड्यूटी में सीखा। चलो अब अपन बात करते हैं रूल 10 में क्या ऐड करना है। वैल्यू ऑफ गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर, ये तो अपन ने देखा दुबई के जो एक्सपोर्टर हैं उनके फैक्ट्री पर जो प्राइस थी वो, उसमें कैरियज फ्रेट इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट, मतलब दुबई के पोर्ट तक गुड्स आने के लिए जो भी कैरियज लगा है, फ्रेट लगा है, इंश्योरेंस लगा है, ठीक है, इन एक्सपोर्टर्स कंट्री दुबई में, दैट विल बी एडेड। नेक्स्ट, चार्जेस फॉर लोडिंग ऑन टू द शिप एट शिपिंग पोर्ट इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री, ठीक है? पोर्ट पे गुड्स पहुंच गए तो शिप में लैंड करने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब शिप के लोड करने पड़ेंगे, सो लोडिंग चार्जेस, वो जो भी चार्जेस होंगे वो भी ऐड करेंगे। सो शिप में चढ़ाने तक के जो भी कॉस्ट है उसको हम कहेंगे, उसको हम ऐड करेंगे इन एक्स फैक्ट्री कॉस्ट, सो दैट वी कैन गेट FOB वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। FOB वैल्यू इज अ वैल्यू एक्सक्लूडिंग कैरियज इंश्योरेंस फ्रेट, दैट इज डोमेस्टिक प्राइस इन कंट्री ऑफ ओरिजिन। मतलब यहाँ पर रूल 10 के एडिशंस नहीं हुए अब तक, अगर कुछ होने हैं तो। एंड इसमें जो पोर्ट अपना दुबई से लेकर के, यहाँ पर देखो, दुबई से लेकर के इंडिया में आने तक का जो फ्रेट है वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है? अब कई बार क्या होता है, आपको जो प्राइस दी जाती है वो इंडिया में लैंडिंग प्राइस दी जाती है, मतलब यहाँ की वैल्यू दी जाती है, मतलब इसको हम कहेंगे CIF वैल्यू। सो डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्स फैक्ट्री है, FOB है, CIF है। CIF मतलब यहाँ तक डिलीवरी मिलेगी, FOB मतलब यहाँ तक डिलीवरी मिलेगी, एक्स फैक्ट्री मतलब यहाँ तक। सो एक्स फैक्ट्री अगर डिलीवरी है तो एक्स फैक्ट्री के बाद के सारे कॉस्ट आपके, मतलब आपको इनकर करना है इंडिया वाले को। FOB है तो पोर्ट के बाद से सारे कॉस्ट इंडिया वाले को एक्सपेंस करने होंगे, सारे कॉस्ट इनकर करने होंगे। CIF है तो इंडिया तक की पहुंच
दैट इज कॉल्ड एज इंडिया तक रीच करने का काम किसका है? सप्लायर का. सप्लायर विल बेयर द इंश्योरेंस एंड फ्रेट टिल इंडिया. ठीक है, जहां तक इंडिया में पहुंच रहे तब तक के कौन बेयर करेगा? CIF, सप्लायर. सो इट इज कॉल्ड एज CIF वैल्यू. अब यहां से लेकर के उसके फैक्ट्री तक लेके जाने का कॉस्ट इंडिया वाले का. ठीक है, समझ में आई बात? ओके. Below are to be added only when they are not already added in the FOB value. ठीक है, अगर FOB वैल्यू में एडेड नहीं थे तो ही हमको ये सब ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको ऐड करना ही है, पहले चेक करना है आपको कि क्या ऑलरेडी एडेड है या एडेड नहीं है. इफ इट इज नॉट ऑलरेडी एडेड इन FOB वैल्यू देन ओनली यू हैव टू ऐड इट. ठीक है, सबसे पहला है कमीशन और ब्रोकरेज इनकर्ड बाय बायर एक्सेप्ट बाइंग कमीशन. बाइंग कमीशन ऐड नहीं करना है, यहां पर ऐड होगा तो सेलिंग कमीशन. क्या ऐड होगा? सेलिंग कमीशन. अब ऐसा क्यों, बताता हूँ आगे, एक एग्जांपल लेके बताऊंगा. बाइंग कमीशन मींस फीस पेड बाय इंपोर्टर टू हिज एजेंट फॉर सर्विस ऑफ रिप्रेजेंटिंग हिम अब्रॉड इन द परचेस ऑफ गुड्स बीइंग वैल्यूड. एग्जांपल लेके बात करते हैं. ये इंडिया है. ओके, ये है दुबई. ओके, अब यहां पर जो दुबई वाला है ये एक्सपोर्टर है एंड दिस इज इंपोर्टर. ठीक है, इंपोर्टर इज लायबल टू पे टू दुबई पर्सन. टू दुबई पर्सन, इसको यहां पर से पे करना है, इंडिया वाले को पे करना है दिरहम में. ठीक है, अब यहां पर मान के चलो कि 1 लाख दिरहम का ट्रांजैक्शन है. 1 लाख दिरहम का, 1 लाख दिरहम. ओके, अब यहां पर मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूं दुबई वाले को कि सर एक काम करो, आपका जो एजेंट लोकेटेड है इंडिया में, सुना ध्यान से, दुबई वाले का जो एजेंट होगा मिस्टर डी नाम देता हूं. सो मिस्टर डी इज द एजेंट ऑफ दुबई. दुबई वाले का एजेंट है. ठीक है, सो इंडिया वाले ने उसको क्या बोला कि सर मैं आपको ना 90,000 दिरहम देता हूँ एंड 10,000 दिरहम आपके बिहाफ पर मिस्टर डी को दे देता हूँ. सो इससे क्या होगा, मेरा इंपोर्टेड वैल्यू कम हो जाएगा, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम लगेगा. ठीक है, सो ही इज कॉल्ड एज सेलिंग एजेंट, क्योंकि सेलर का एजेंट है ना ये, सेलिंग एजेंट. सो सेलिंग एजेंट को जो आप लोग 10,000 दोगे वो ऐड हो जाएगा 90 में. समझ में आया क्या? अब हम बात करते हैं बाइंग कमीशन की. बाइंग कमीशन, अब बाइंग कमीशन की हम बात करें तो बाइंग कमीशन मतलब ये मेरा जो एजेंट है इंडिया का, मिस्टर आई नाम देता हूँ. ठीक है, मिस्टर आई इज लोकेटेड इन दुबई. ठीक है, अब यहाँ पर अगर इंडिया वाला उसको बोलता है कि सर एक काम करो, मैं आपको 90,000 देता हूँ. ओके, मैं 10,000 आपके बिहाफ पर मेरे बाइंग एजेंट को देता हूँ. विल द एक्सपोर्टर अग्री? नहीं अग्री करेगा ना. क्यों? क्योंकि दुबई वाले को तो इसको देना भी नहीं था ना. सो इसके बिहाफ पे थोड़ी हुआ वो. समझा है क्या? तो दुबई वाला पर्सन was liable to pay Mr. D. This liability has been paid by Mr. Importer. ठीक है, इंपोर्टर ने पे कर दिया. तो यहाँ पर दुबई वाला बोलेगा एक बार को चलो ठीक है, आपने इसको पे कर दिया, आप मुझे कम दो चलेगा. पर अगर ये बाइंग एजेंट है तो मतलब इसको पे करने का लायबिलिटी किसका है? इंडिया वाले का लायबिलिटी. ठीक है, सो आई एम नॉट रिड्यूसिंग दुबई लायबिलिटी बाय पेइंग टू बाइंग एजेंट. जब मैं एक्सपोर्टर का लायबिलिटी कम करता हूं, दैट इज आई एम पेइंग सेलिंग एजेंट कमीशन, then here my assessable value would have reduced. So here government says आप इसको ऐड करो. इट मीन्स बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा क्योंकि दुबई वाले को तो इसको देना ही नहीं था पैसा. अगर मैं कहूंगा कि सर मैं आपको 90,000 दूंगा एंड मैं इसको 10,000 दूंगा, तो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को 1 लाख रुपए ही चाहिए. आप इसको दोगे तो मेरे को क्या फायदा होगा? विल इट बी रिड्यूसिंग दिस एक्सपोर्टर्स लायबिलिटी? नो. Exporters liability would be reduced if Indian importer pays to selling agent. That's why selling commission is added, buying commission is not added. लॉजिक समझा? चलो आगे.
वैल्यू ऑफ मटेरियल्स इफ सप्लाइड बाय बायर टू सेलर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट। अगर इंडिया वाले ने कुछ गुड्स बनाने के लिए इंडिया से मटेरियल भेजा था, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोजिंगली आई वांट वन शेरवानी, ठीक है, एक शेरवानी चाहिए थी। अब शेरवानी मुझे दुबई से चाहिए थी, एकदम रईजी शेरवानी शेरवानी चाहिए एकदम दुबई से, ब्रांडेड रॉयल। ओके, अब यहाँ पर इंडिया है, इंडिया में ना बटन्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है, बटन्स, शेरवानी में जो बटन होते हैं ना, वो बटन्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शेरवानी बनाने वाला है, शेरवानी का कॉस्ट था रुपीज, रुपीज नहीं दिरम में बात करता हूँ, रुपी सॉरी दिरम से 10,000। ओके, 10,000, अगर पूरा का पूरा शेरवानी दुबई वाला बनाएगा, सो 10,000 इज द कॉस्ट, ठीक है, फुल शेरवानी, यहाँ पर लिख रहा हूँ फुल शेरवानी, फुल शेरवानी कॉस्ट इज 10,000 दिरम। ओके, अब यहाँ पर जो 4 बटन है, ये 4 बटन इंडिया वाला उसको भेजने वाला है, इंडिया वाला भेजेगा उसको, ठीक है। तो ये 4 बटन का दिरम में ही पकड़ते हैं वापस से कॉस्ट, दिरम में पकड़े रुपीस में पकड़े, तो दिरम में पकड़ते हैं, डीएच से 300 दिरम, 300 दिरम के ये बटन है, ठीक है। एक काम करते हैं, बटन का वैल्यू बढ़ा देते हैं, 1,000 दिरम, इट इज अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग 1,000 दिरम। इंडियन इंपोर्टर सेंड्स हिम बटन्स वर्थ रुपीज 1,000 दिरम, एकदम स्पेशल बटन है, शाही बटन। ओके, तो यहाँ पर जो दुबई वाला पर्सन है, वो क्या करेगा, जो फुल शेरवानी में बटन लगते हैं, मतलब इन लोग के जो बटन होते हैं, वो निकाल देगा, एंड इंडिया वाले ने जो बटन भेजे वो लगाएगा। तो यहाँ पर अगर इंडिया वाला इस दुबई वाले को सिर्फ 9,000 पे करेगा, सुनना ध्यान से, सिर्फ 9,000 अगर पे करेगा, वो बोलेगा कि सर 10,000 की शेरवानी ऐसे होती है, पर 1,000 के बटन तो मैंने भेजे, तो यहाँ पर 9,000 वुड बी द प्राइस विच यू कोट टू अस। 1,000 के बटन मैंने दिए, 10,000 तो नॉर्मल भाव होता है, तो मेरे को 9,000 लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दुबई वाला बोलता है नहीं सर ऐसा नहीं, जो बटन्स आपने दिए ठीक है 1,000 के हैं, पर मैं आपको कुछ भी डिस्काउंट नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपका रिक्वेस्ट है, ये आपका रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बटन्स यहाँ पर थे, इसके ऊपर लगे हुए थे, मेरे को ये बटन्स को निकालना पड़ेगा एंड आपका लगाना पड़ेगा, मेरे लिए तो ये वेस्ट हो गया ना, मेरे लिए तो ये वेस्ट हो गया, क्योंकि ये डिजाइन जो पैटर्न था शेरवानी का उसके ऊपर चलने वाले थे, अभी ये अगली बार जब भी आएगा तब देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 1 रुपया भी रिड्यूस नहीं करूंगा, आई विल नॉट रिड्यूस एनी अमाउंट फ्रॉम दिस 10,000। सो इंडिया वाला बोलता है चलो ठीक है। तो अब अपने को ना अलग अलग सिनेरियो पकड़ने, ठीक है, सिनेरियोस देखो। सबसे पहला, प्राइस इज रुपीज 9,000, 9,000 कब, ये दिरम्स में बात कर रहे हैं, 9,000 कब, जब एक्सपोर्टर अग्रीज कि ओके सर आपने 1 लाख का दिया, मैं अग्री करता हूँ, सॉरी 1,000 का दिया, एग्री किया मैंने, सो 10,000 माइनस 1,000, सो 9,000 वुड बी द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। सेकेंड केस, सेकेंड केस, दुबई वाला बोलता है कि भाई मैं 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा, आई वॉन्ट रिड्यूस एनी अमाउंट, मैं 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बटन तो मेरे लिए अभी वेस्ट हो गया, सो मेरा तो कॉस्ट लग गया, सो आई वॉन्ट रिड्यूस एनी अमाउंट, आपको चाहिए तो आप भेजो हम लगा के दे देंगे आपको, सो आई वॉन्ट रिड्यूस एनी अमाउंट। थर्ड केस वुड बी, से उसने 500 रुपया ऑफ कर दिया, बोला कि सर वैसे तो मैं 10,000 ही लगाने वाला था, पर यू आर माई जेंटल कस्टमर, तो मैं सिर्फ 9,500 लगाऊंगा, पूरा 10,000 नहीं लगा रहा हूँ, 9,500 लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है, जो वैल्यू ऑफ मटेरियल्स सप्लाइड बाय इंडियन इंपोर्टर कितना ऐड होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट केस में कितना ऐड होना चाहिए, कैन आई से 1,000, व्हाई, बिकॉज बिकॉज टू द एक्सटेंट ऑफ दिस 1,000 दिस प्राइस हैज बीन reduced, वापस से सुनना, टू द एक्सटेंट ऑफ दिस 1,000 दुबई एक्सपोर्टर हैज reduced द प्राइस, सो वी हैव टू ऐड इट टू मेक इट 10,000, क्लियर। सेकेंड केस में क्या क्या ऐड होगा, 1,000 ऐड होगा या कुछ भी ऐड नहीं होगा,
Answer is nothing would be added. Why? Because because Dubai's exporter has not reduced any price. It means ऑलरेडी इसके बटन का प्राइस इसके अंदर है, इंक्लूडेड है, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। ठीक है, अगर इंक्लूड नहीं किया होता तो ऐड करते। यहाँ पर क्या इंक्लूड किया है कि नहीं किया? इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, सो वी डू नॉट हैव टू इंक्लूड इट अगेन। सो यहाँ पर 10,000। ठीक है, नेक्स्ट 9,500। अब यहाँ पर कितने का कॉस्ट था? 10,000 का। इज दैट क्लियर? 10,000 का कॉस्ट था। यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला? 500 का डिस्काउंट दिया। क्यों? क्योंकि बटन हमने भेजा। ओके, सो 1,000 का बटन जो आया है उसमें कितने का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है? कम अगेन, 1000 का बटन भेजा है यहाँ पर, बरोबर है। उसने डिस्काउंट दिया 500 का, मतलब 500 रुपया उसने ऐड नहीं किया है 10,000। सो वट एवर हैज नॉट बीन एडेड एंड इट हैज बीन सप्लाइड एट अ रिड्यूस कॉस्ट विल बी एडेड। सो यहाँ पर सिर्फ 500 ऐड होगा। 500 कैसे आया? 1,000 माइनस 500। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो 10,000 आएगा। समझ में आया? सो दीज आर द थ्री सिनेरियोस ऑफ value of goods supplied by Indian importer to exporter at free of cost or reduced cost. Done? I hope this example was sufficient. चलो आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टी और लाइसेंस फी पेएबल बाय बायर टू सेलर और थर्ड पार्टी एज अ कंडीशन ऑफ सेल। मतलब अगर मैं बेचूंगा, ठीक है, मतलब समझो कि 10 यूनिट सेल हुआ, सो 10% आपका। सो इस तरीके से अगर रॉयल्टी पेएबल है, देन दैट रॉयल्टी विल बी एडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज एफओबी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट, any payment agreed as a condition of sale, any payment agreed as a condition of sale or to satisfy an obligation of seller। मतलब सेलर के लायबिलिटी को चुकाने के लिए आपने पेमेंट किया है, या फिर एज अ कंडीशन ऑफ सेल पेमेंट किया। मतलब अगर आप बेचोगे तो ही मैं पैसा दूंगा, आप बेचोगे तो ही पैसा दूंगा। सो ऐसे केस में दिस पर्टिकुलर पेमेंट्स वुड बी एडेड in this particular FOB. The value of any part or proceeds, any subsequent resale, disposal or use of imported goods but accrues that accrues directly or indirectly to seller। मतलब अगर समझो कि ये शेरवानी यहाँ पर आया, ओके, अब ये शेरवानी अगर मैं 15,000 में बेचूंगा इंडिया में, सो 5,000 का 10% अगर मैंने बोल के रखा है मैं दूंगा, सो दिस 500 वुड ऑल्सो बी एडेड इन द असेसेबल इन द एफओबी वैल्यू। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ नॉन रिटर्नेबल कंटेनर। जब गुड्स आते हैं तब कंटेनर में आते हैं। ओके, सो वो कंटेनर अगर इंडियन इंपोर्टर रख लेता है, वापस से नहीं बेचता है, ठीक है, सो इसको हम कहते हैं नॉन रिटर्नेबल कंटेनर। सो नॉन रिटर्नेबल कंटेनर वैल्यू वुड बी एडेड इन द एफओपी वैल्यू इफ इट इज नॉट एडेड। नेक्स्ट, पैकिंग चार्जेस इनकर्ड बाय बायर। पैकिंग चार्जेस इनकर्ड बाय बायर, अगर कुछ एक्स्ट्रा पैकिंग चार्जेस इनकर हो रहे हैं, then in that case that particular packing charges shall be added in the FOB value provided it has not been added. Next, very important, design or development charges done abroad, very important। एक एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मुझे शेरवानी चाहिए थी, एकदम ब्रांडेड शेरवानी। ओके, अब शेरवानी का जो डिजाइन एंड पैटर्न है, ये दुबई है, दुबई में बनाने वाले बहुत अच्छे हैं, टेलर्स आर वेरी गुड। ओके, पर डिजाइनिंग के लिए मुझे लगता है कि से ईरान, ईरान में काफी अच्छे डिजाइनर्स हैं। ठीक है, ईरान में काफी अच्छे डिजाइनर हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इंडियन इंपोर्टर है ये, मेरा मतलब मैं हूँ यहाँ पर, मैं क्या बोलता हूँ, इंडिया इसको, ईरान वाले को बोलता हूँ कि सर आप एक काम करो, मेरे को ना एक अच्छा सा पैटर्न डिजाइन करके दो शेरवानी के लिए, यहाँ पर एक एक रॉयल मैरिज होने वाला है उसके लिए चाहिए। तो ईरान में क्या हुआ, डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस इनकर हुआ। समझ में आया क्या? मैं इसको पे करूंगा ना, अब ईरान का करेंसी मेरे को नहीं मालूम, तो जो भी है वो मैं फॉरेन करेंसी में इसको पेमेंट करूंगा। ओके, अब ये जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन है वो मैं दूंगा दुबई वाले शेरवानी को।
मतलब उसको बोलूंगा सर आपको इस डिजाइन के हिसाब से बनाना, समझ में आई बात? तो यहाँ पर जो 10,000 में वो देता था उसका बनाया हुआ शेरवानी, वो बोलेगा सर नहीं मैं आपको 8,000 में दे दूंगा अभी। क्यों? क्योंकि डिजाइन तो आपने दिया ना, तो मैं आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं करना चाहता, 8,000 में रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट अब्रॉड में किया है, ठीक है, वो डिजाइन का पार्ट बनता है ये शेरवानी में। सो दिस शेरवानी वुड बी डीम्ड टू बी इंक्लूडिंग दिस डिजाइन। सो 8,000 प्लस से सपोजिंगली 2,000 मैंने डिजाइन के लिए पे किया था इसको, सो 2,000 वुड बी एडेड, 2,000 वुड बी एडेड। इज दैट क्लियर? सो टोटल अभी इंपोर्ट का प्राइस कितना हो जाएगा? 10,000। समझ में आ गई बात? ओके, अब इसमें एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। अगर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंडिया में हुआ तो क्या? ये तो फॉरेन की बात हो गई। अब बात करेंगे इंडिया की। अब यहाँ पर राजस्थान में एक सबसे बेस्ट डिजाइनर है, इस दुनिया का सबसे बेस्ट डिजाइनर इज इन राजस्थान। ओके, शेरवानी का। अब राजस्थान में मैंने क्या बोला उसको कि सर आप एक डिजाइन बनाओ अच्छे से। ओके, वो मैं दुबई भेजूंगा एंड दुबई से मुझे आएगा, वो दुबई से मुझे भेजेगा, बराबर है? तो यहाँ पर डिजाइनिंग चार्जेस मैंने पे किया है से 10,000 रुपीज। अब यहाँ पर रुपीज में पे करूंगा। ओके, तो यहाँ पर इंडिया में मैंने क्या किया, डिजाइन एंड डेवलपमेंट कराया एंड वो डिजाइन दिया दुबई वाले को। अब यहाँ पर दुबई वाला अगेन वो बोलता है कि सर ठीक है आपने डिजाइन दिया तो मैं 8,000 में ही बना के दूंगा आपको, नॉट इन 10,000। सो इन दिस केस दिस 8,000 वुड बी द imported value. Nothing would be added if design has been done in India. The logic could be ये 10,000 पर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को जीएसटी मिल रहा है, ठीक है, दिस डिजाइन सप्लायर वुड चार्ज जीएसटी ऑन दिस पार्टी। ओके, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को 10,000 पे मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर लाने के लिए इसको इधर ऐड करवा दिया, तो ताकि सॉरी इधर नहीं ऊपर, इधर ऐड करवा दिया ताकि 10,000 पर जीएसटी मिले। समझ में आया क्या बात? सो इन अ नटशेल, design and development done abroad has to be added, design and development done in India is not to be added. I hope it is clear now. Okay, next, warranty charges. If it is extended warranty then it has to be added. If it is already inbuilt in goods then it is not to be added. ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है एक्स्ट्रा सेट ऑफ एक्सेसरीज टू कवर ट्रांजिट नॉट टू बी एडेड। मान के चलो कि मैं आईफोन्स मंगा रहा हूँ। ओके, आईफोन्स। अब आईफोन जब मंगा रहा हूं मैं, तब मुझे मालूम है कि एक्स्ट्रा चार्जर लगेंगे मुझे। मान लो कि एक चार्जर खराब निकलता है जो भी है, तो यहाँ पर मैं 5% एक्स्ट्रा चार्जर भेजता हूँ, 100 भेज रहा था तो मैं 105 भेजूंगा। ओके, सो दिस एक्स्ट्रा चार्जर्स टू कवर ट्रांजिट, ठीक है, ये ट्रांजिट के लिए है, मतलब रास्ते में अगर खराब हो गए तो काम आएंगे। तो हियर दिस पर्टिकुलर एक्सेसरी इज फॉर कवरिंग द ट्रांजिट, thus it is not to be added in the FOB value. Next, it is inspection charges. Inspection charges at the request of buyer, at the request of buyer or under the contract has to be added. मतलब बायर ने अगर बोला है तो ऐड करेंगे, या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था तो ऐड करेंगे। ठीक है, अगर सेलर ने अपने हिसाब से किया, अपने आप किया, बोला कि कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा फिर भी मैं चाहता हूं कर लेता हूं, देन इट इज नॉट टू बी एडेड। ठीक है, सो बायर बोलेगा तो ऐड कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि बायर बोल रहा है ऐड करो तो ऐड करो, ऐसा नहीं, बायर ने बोला इंस्पेक्शन करो। क्यों इंस्पेक्शन कराते हैं बताओ आपको, मान के चलते हैं शेरवानी, बराबर। अब शेरवानी 10,000 दिरहम की आ रही है, मतलब करीबन 2 लाख की। ओके, तो यहाँ पर बायर जो है उसको भरोसा नहीं, फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन हो रहा है, फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन विद शेरवानी डीलर इन दुबई। सो हियर इंडियन इंपोर्टर फियर्स कि अगर शेरवानी में कुछ होल वगैरह निकला तो इसीलिए इंडियन इंपोर्टर चाहता है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की जाए ऑफ दिस शेरवानी। ओके, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो रही है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बायर, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बायर। ठीक है, so this on the request of buyer has to be added in this sherwani value. I hope it is clear. Next,
रिवाइज एफओबी आएगा अभी, सब कुछ अपन ऐड कर लेंगे जो अपन ने ऊपर सीखा, एक बार खाली रीड करते हैं। कमीशन एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, मटेरियल्स सेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, रॉयल्टी और लाइसेंस फी एज अ कंडीशन ऑफ सेल, देन एनी पेमेंट एज अ कंडीशन ऑफ सेल, और टू सेटिस्फाई द ऑब्लिगेशन ऑफ सेलर। अगर आप सेलर का ऑब्लिगेशन पे करते हो इंडिया में या इंडिया से, देन इट हैज टू बी एडेड इन द एफओबी वैल्यू। कॉस्ट ऑफ नॉन रिटर्नेबल कंटेनर, द कंटेनर विच इज नॉट गोइंग बैक हैज टू बी एडेड। पैकिंग चार्जेस, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ओनली डन अब्रॉड, इन आवर केस अगर ईरान में किया तो एडेड, राजस्थान में किया तो नॉट टू बी एडेड, याद रखना एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज वारंटी चार्जेस, if it is extended warranty then has to be added, if it is inbuilt warranty then not to be added because already FOB में आ चुका होगा। इंस्पेक्शन चार्जेस, अगर बायर ने बोला या तो फिर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है, देन इट इज टू बी एडेड, अदरवाइज नॉट। सो ये सब करने के बाद हमें मिलेगा रिवाइज एफओबी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कस्टम्स एफओबी। ओके, अब कस्टम्स एफओबी में वी हैव टू ऐड टू थिंग्स, वी हैव टू ऐड टू थिंग्स। विच आर दोज टू थिंग्स? फर्स्ट वन इज फ्रेट। फर्स्ट वन मतलब कोई भी ऐड करो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेट। अब फ्रेट में क्या है सुनना, फ्रेट डिपेंड्स अपॉन योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इफ योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वेसल और व्हीकल, वेसल और व्हीकल, ठीक है। सो इन दिस केस अगर आपको एक्चुअल दिया हुआ है तो एक्चुअल लेने का, एक्चुअल दिया तो एक्चुअल लेने का। अगर एक्चुअल नहीं दिया है, इफ एक्चुअल इज not provided in the question, then you have to take 20% of revised FOB, इसका 20%, समझा। वेसल एंड व्हीकल में अगर एक्चुअल दिया है फ्रेट तो एक्चुअल, एक्चुअल नहीं दिया तो 20% ऑफ रिवाइज्ड FOB, क्लियर है। और अगर एयर से आ रहा है तो, अगर एयर से आ रहा है तो, अगर एक्चुअल दिया है तो उसको कंपेयर करो 20% ऑफ RFOB से, जो छोटा होगा वो लेंगे, ठीक है। मतलब एक्चुअल और 20% ऑफ RFOB विच एवर इज लोअर, समझा। मतलब वेसल की हम अगर बात करें तो एक्चुअल दिया तो एक्चुअल लेंगे, पर एयर में एक्चुअल को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एयर में ऑलरेडी ना फ्रेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है थोड़ा सा कम करो। अगर एक्चुअल है तो एक्चुअल, नहीं एक्चुअल है या फिर 20% एफओबी विच एवर इज लोअर। मतलब इन एनी केस योर फ्रेट अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ RFOB इन केस ऑफ एयर, बट इन केस ऑफ फ्रेट हो सकता है, बट सॉरी इन केस ऑफ वेसल हो सकता है, बट होता नहीं है, जनरली नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेसल से जब गुड्स आते हैं आपके, तब प्राइस बहुत कम होता है, कॉस्ट इज वेरी लेस, फ्रेट कॉस्ट इज वेरी लेस। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पर समरी बना देता हूँ। फ्रेट, फर्स्ट यू हैव टू चेक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इफ इट इज वेसल, ठीक है, एंड सेकेंड वन में एयर। अगर वेसल से आ रहा है, वेसल और व्हीकल से आ रहा है, देन अगर एक्चुअल दिया है, so we will take actual. If actual is not given, if actual is not given, then 20% of RFOB. I hope it is clear, समझा। एयर से आ रहा है तो एक्चुअल दिया हो तो भी, सुना ध्यान से, एक्चुअल दिया हो तो भी आपको एक्चुअल और 20% ऑफ RFOB लेना है, विच एवर इज लोअर वुड बी योर फ्रेट अमाउंट। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे इंश्योरेंस की ओर। इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस जो है इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के हिसाब से नहीं करना है, चाहे चाहे वेसल हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे एयर हो, किसी में भी इंश्योरेंस का बाइफर्केशन इज नॉट एज पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंश्योरेंस में एकदम सिंपल है, इफ एक्चुअल इज गिवन टेक इट एक्चुअल, इफ एक्चुअल इज नॉट देयर यू हैव टू टेक 1.125% ऑफ RFOB, 1.125% ऑफ RFOB, रिवाइज्ड FOB, ठीक है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस का चार्ट बनाते हैं, इंश्योरेंस। ओके, सो इंश्योरेंस में चाहे वेसल हो चाहे व्हीकल हो, in any case if actual is given then actual, if actual is not given
if actual is not given, then you have to take 1.125%. 1.125% of our FOB, revised FOB. समझ में आ गई ये बात अच्छे से? ठीक है, अब हम अदर एस्पेक्ट देखते हैं, कुछ अदर एस्पेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज टूल कॉस्ट. टूल कॉस्ट का क्या मतलब है? मतलब अगर इंडिया वाले ने कुछ टूल्स भेजे होंगे, ठीक है, कि ये टूल्स आप यूज करो, ठीक है, आप ये इसको यूज करो शेरवानी बनाने के लिए. एक एक सीजर भेजा, ठीक है, एकदम मस्त सीजर भेजा, टूल कॉस्ट. सो ये जो सीजर भेजा है इज कॉल्ड एज टूल. तो यहाँ पर अपने को टूल कॉस्ट को अपॉर्शन करना पड़ेगा एंड देन इंपोर्टेड वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा. मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ, सुनो. मान के चलो कि इंडिया वाले इंपोर्टर ने एक सीजर भेजा, बरोबर, एक सीजर है. अब ये सीजर से सपोजिंगली 10 शेरवानी सिए जा सकते हैं, 10 शेरवानी. ओके, अब हमने अभी के लिए तो एक मंगाई है, बाद में और 9 मंगाने वाले हैं, ध्यान देना, और 9 मंगाएंगे. ये सीजर का वैल्यू है से 50 दिरहम. ठीक है, ये सीजर का वैल्यू 50 दिरहम. ओके, एंड ये 50 दिरहम से कितने शेरवानी बनेंगी? 10. अभी के लिए हमने एक ही मंगाई है. समझ में आई बात? तो यहाँ पर दो ऑप्शंस है. इंपोर्टर हैज टू ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, पूरा का पूरा फर्स्ट कंसाइनमेंट में ऐड कर दो. ऐड एवरीथिंग इन फर्स्ट कंसाइनमेंट. तो बार बार का झंझट नहीं, एवरीथिंग इन फर्स्ट कंसाइनमेंट. ठीक है. सेकंड क्या है? अपॉर्शन करो, धीरे 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 करके करो. धीरे धीरे कैसे करोगे? समझो 10,000 का शेरवानी यहाँ पर आने वाला है, तो यहाँ पर टूल का कॉस्ट कितना ऐड करेंगे? एक शेरवानी आ रही है 10,000 की. ओके, सो यहाँ पर 10 शेरवानी बन सकती थी, ये एक आ रही है, मतलब एक शेरवानी का कॉस्ट यहाँ पर अपॉर्शन करना है. सो 50 दिरहम इंटू 1/10. सो 50 रुपीज, सॉरी 5 रुपीज हैज टू बी एडेड, 5 रुपीज हैज टू बी एडेड इन दिस वैल्यू. ये 5 रुपीज को हम कहते हैं अपॉर्शन कॉस्ट. सो दिस टूल वैल्यू हैज टू बी एडेड. सो दो ऑप्शन समझ में आए? ओके, नेक्स्ट, लाइटरेज एंड बार चार्जेस. ये ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज फ्रेट में इंक्लूडेड माने जाते हैं. ठीक है. अब लाइटरेज एंड बार्ज मतलब क्या? कभी कभार क्या होता है, आपके जो शिप्स हैं, वेसल्स हैं, वो डायरेक्टली पोर्ट पर नहीं आ सकते, काफी ज्यादा हैवी है. सो उनको लाने के लिए अपने को छोटा मोटा गाड़ी भेजना पड़ता है, ठीक है, जेटी वगैरह. सो उसको हम बोलते हैं बार चार्जेस. ओके, यहाँ पर पढ़ लेते हैं. समटाइम्स शिप इज नॉट brought up to the jetty because deep draught or ports are very busy or odd dimensional or heavy lifts or hazardous cargo discharge at anchorage. Hence, charges for bringing goods from outer anchorage to jetty are called as barge or lighterage. मतलब देखो यहाँ पर देखो, मान के चलो कि ये पोर्ट है, अपना मेन जो वेसल है वो यहाँ पर है. दिस इज द वेसल. क्लियर? अब यहाँ पर ना बहुत ज्यादा रश है, यहाँ पर कई सारे वेसल्स खड़े हैं, यहाँ पर कई सारे ऑलरेडी लाइन में लगा करके खड़े हैं ये वेसल्स. ठीक है. अब यहाँ पर थोड़ा सा जगह बाकी है, लेकिन इतना बड़ा गाड़ी आ पाए इतना जगह नहीं. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? इसको 10 बार राउंड माराएंगे. ठीक है, मतलब ये इसको लेके जाएंगे, बोलेंगे कि थोड़ा सा गुड्स लेके आओ, आ जाओ, वापस से भेजेंगे, थोड़ा सा गुड्स लेके आएंगे, वापस से आएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज बार चार्जेस. तो ये यहाँ तक नहीं आ सकती है, इसके लिए छोटी शिप भेज रहे हैं एंड लेके आएंगे. सो दिस चार्जेस आर नॉट टू बी एडेड in our value because it is deemed to be added in the cost of transportation. Demurrage charges payable by port trust for delay in clearing goods are not to be added. ठीक है. Next is loading, unloading, handling charges. Loading, unloading, handling charges. अब यहाँ पर ये लैंडिंग चार्जेस नहीं, लैंडिंग चार्ज का आगे पॉइंट आएगा. तो लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में ऐड होते हैं. ओके. लोडिंग, अनलोडिंग आफ्टर गुड्स हैव बीन ड्रॉप्ड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, मतलब जहां पर कस्टम बैरियर वहां पर रख दिया, उसके बाद अगर इनकर हुए तो ऐड नहीं होगा. ठीक है. उसके अलावा जो होगा वो ऐड होगा. ठीक है.
ऑलरेडी एडेड होता है, क्वेश्चन में दिया होगा इट इज इंक्लूडेड और नॉट, इफ नॉट इंक्लूडेड यू हैव टू इंक्लूड इट, अदरवाइज नॉट टू बी इंक्लूडेड, कुछ नहीं बोला तो इंक्लूड नहीं करने। नेक्स्ट इज फ्रेट, फ्रेट फ्रॉम एक्सपोर्टर कंट्री टू इंपोर्टर और एयरपोर्ट, इंपोर्टर पोर्ट और एयरपोर्ट शैल बी इंक्लूडेबल, ठीक है, ये तो अपन ने देखा हुआ। कैनालाइजिंग एजेंट, अब कई बार क्या होता है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो इंपोर्टर डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, उसको जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट एजेंसी होती है उनको बोलना पड़ता है कि हमारे बिहाफ पर आप इंपोर्ट करो और हमको दो, सो दैट पर्टिकुलर एजेंसी इज कॉल्ड एज कैनालाइजिंग एजेंट, ठीक है, वो कैनालाइजिंग एजेंट आपके बिहाफ पर इंपोर्ट करेगा सच स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है, वो गुड्स आएंगे, कौन इंपोर्ट करेगा, दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट एजेंसी, एंड देन इट विल गिव इट टू यू, द कमीशन paid by you paid by you to this particular government agency is includable in the assessment, उसको ऐड करना पड़ेगा, समझ में आया? उसको हम कहते हैं कैनलाइजिंग एजेंट, द गवर्नमेंट एजेंसी इज कॉल्ड एज कैनलाइजिंग एजेंट if he is bringing the goods on your behalf, importing the goods on your behalf. Cost of inland container or container freight station, ठीक है, in case of goods imported by sea stuffed in a container for clearance in an inland container or container freight station, the cost of freight from port of entry to inland container depot or container freight station not to be added, very important, मतलब अगर मान के चलो से रायगढ़, ठीक है, एक रायगढ़ है, यहाँ पर एक एरिया है, रायगढ़ इज वन एरिया, एंड सपोजिंगली से पोर्ट इज 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है, सो रायगढ़ में क्या बना होगा, इनलैंड कंटेनर डिपो, ओके, सो यहाँ पर जो गुड्स होंगे ये किधर कैसे आएंगे, इनलैंड कंटेनर डिपो से आएंगे, सो द कॉस्ट इनकर्ड बाय इंपोर्टर to bring these goods from port to inland container depot are not to be added, are not to be added, is that clear? Okay, so it is not to be added. Next is लैंडिंग चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक केस हुआ था विप्रो लिमिटेड का, मतलब वो लोगों ने कुछ छोटा कुछ वो लोगों ने सीडीज इंपोर्ट किया था, सीडी होता है, अब सीडी का ना वजन कुछ नहीं था, वेट कुछ नहीं था, ठीक है, पर वैल्यू बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ पर पहले क्या होता था, लैंडिंग चार्जेस जो होते हैं वो ऐड होते थे 1%, नोशनल चार्जेस, पर एक्चुअली में लैंडिंग करने का इतना कुछ हैवी मशीनरी तो है नहीं जो लैंडिंग का चार्जेस सच में लगेगा इतना, सीडीज है, वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बाद में क्लैरिफ अपना अमेंडमेंट लाया आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन केस ऑफ विप्रो लिमिटेड दैट नोशनल चार्जेस ऑफ 1% आर नॉट टू बी एडेड, जो एक्चुअल होगा वो ही ऐड किया जाएगा, ठीक है, नोशनल ऐड नहीं किया जाएगा, नो लॉन्गर टू बी एडेड इन द सीआईएफ वैल्यू ऑफ गुड्स, पहले ऐड होता था अभी ऐड नहीं होगा। प्राइस राइज नॉट टू बी अफेक्टिंग, प्राइस राइज नॉट टू बी अफेक्टिंग मतलब अगर प्राइस बढ़ गया आपके गुड्स का, इंपोर्ट करने के टाइम अलग प्राइस था, इंपोर्ट होने के बाद अलग प्राइस है, सो इसमें कौन सा लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू द ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी द प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस इट इज नॉट लीगली एक्सेप्टेबल, अगर लीगली एक्सेप्टेबल है देन जो कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू होगी वही लेंगे, द प्राइस राइज आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट अफेक्ट द कस्टम ड्यूटी, दैट इज असेसेबल वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा, द प्राइस राइज बिटवीन डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्चुअल इंपोर्ट इज इररेलेवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रॉयल्टी, लाइसेंस फी और पोस्ट इंपोर्टेशन, ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया है, अपने को ऐड करना है, शैल बी एडेड टू द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, notwithstanding the fact that such goods may be subject to the said process after importation, मतलब अगर इंपोर्ट हो गए, ठीक है, अगर मैं एज इट इज बेचूंगा तो मैं रॉयल्टी दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको प्रोसेस करके बेचूंगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस किया एंड फिर रॉयल्टी दे रहा हूँ, देन ऑल्सो दिस रॉयल्टी हैज टू बी एडेड, इट मीन्स प्रोसेसिंग करना रॉयल्टी के एडिशन को कोई अफेक्ट नहीं करेगा, आपने प्रोसेस करके फिर बेचा हो एंड रॉयल्टी दिया हो, चाहे डायरेक्टली गुड्स आके बेचा हो एंड रॉयल्टी दिया हो, इन एनी केस यू हैव टू एड इट, ठीक है, पोस्ट इंपोर्टेशन होगा तो भी। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसशिपमेंट इज नॉट टू बी एडेड, कॉस्ट ऑफ ट्रांसशिपमेंट आपको ऐड नहीं करना है, ट्रांसशिपमेंट मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पर जो कन्वेंस है वो चेंज हो जाएगा,
ठीक है, मतलब यहाँ पर गुड्स आएंगे, गुड्स आए बरोबर, फॉर एग्जांपल चेन्नई पोर्ट पे गुड्स को लैंड किया, ओके, एंड चेन्नई पोर्ट से वापस से फिर अलग से वेसल में मुंबई पोर्ट पर लेके आएंगे। तो यहाँ पर इसको कहेंगे हम लोग ट्रांसशिपमेंट। सो ट्रांसशिप का जो कॉस्ट है ट्रांसशिपमेंट का, दैट इज नॉट टू बी एडेड इन आवर एफओबी वैल्यू। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? ओके, दैट्स इट विद दिस वीडियो। आगे वाले वीडियो में अपन बाकी के रूल्स कवर करेंगे फॉर इंपोर्टेड गुड्स, एंड उसके बाद वाले वीडियो में अपन एक्सपोर्ट गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे। दैट्स इट।